हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। 20 सितंबर का एडिटोरियल सीरियस एलिगेशंस हम डिस्कस करेंगे। सीरियस एलिगेशंस में सीरियस और एलिगेशंस दो जो अलग अलग वर्ड्स हैं। ये जो सीरियस शब्द है ये तो हो गया एडजेक्टिव आपका, और ये बताया हुआ भी है आपको कि जिन वर्ड्स के एंड में OUS आप देखते हैं उन्हें आप एडजेक्टिव कहा करो, तो ये एडजेक्टिव है। एलिगेशंस है वो नाउन है। सीरियस मतलब गंभीर, एलिगेशन का मतलब लिख लीजिए, एलिगेशन का मतलब है चार्ज, या आप इसे कहेंगे एक्यूजेशन, मतलब आरोप जो है उसको बोलते हैं हम एलिगेशन। तो सीरियस एलिगेशंस का मतलब हो गया गंभीर आरोप। ठीक है, किसको लेकर लिखा गया है? कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडेओ चार्जेस अगेंस्ट इंडिया। कनाडा के प्रधानमंत्री जिनका नाम जस्टिन ट्रूडेओ है, इनके आरोप हैं किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ। इसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। इन्होंने भारत के खिलाफ कुछ आरोप लगाए हैं, उसकी हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। आगे दे रखा है इंडियन कैनेडा स्टेयर एट। स्टेयर के साथ एट लगता है एक, तो ये ध्यान रखना है। स्टेयर एट का मतलब घूरना होता है, ये ध्यान रखें। हालांकि यहाँ पे इसका घूरना ना होके उनकी नजरें बनी हुई है, टिकी हुई है, ये इसका मतलब निकालना पड़ेगा आपको। डाउन टर्न जो होता है ये एक प्रकार से डिक्लाइन मान लीजिए। डाउन टर्न का मतलब डिक्लाइन या स्लाइड, मतलब गिरावट कह दीजिए। ठीक है, तो भारत और कनाडा जो है वो अब देख रहे हैं या एक्सपीरियंस कर रहे हैं गिरावट। किस चीज़ में? इन टाइज, टाइज मतलब रिश्तों में। किसके बाद? ट्रूडेओ के द्वारा जो चार्जेस लगाए गए हैं, अभियोग या आरोप लगाए गए हैं, उनके बाद। तो भारत और कनाडा जो हैं वो क्या कर रहे हैं? डाउन टर्न को देख रहे हैं, या कहें कि डिक्लाइन देख पा रहे हैं रिश्तों में। किसके बाद? ट्रूडेओ के चार्जेस के बाद। समझ में आ रही है बात? इंडिया एंड कनाडा की वर्ब है वो स्टेयर है। यहाँ पे स्टेयर के साथ एट लगेगा, ये बात आपको नोट करनी है। इसका स्क्रीन PDF और वर्ड लिस्ट आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। और एक टेलीग्राम चैनल और है क्विज, जिसमें आप बहुत सारे क्विजेज, अगर आज जुड़ोगे आप तो पिछले सेशन जितने भी हुए हैं और जितने भी क्विजेज वहाँ पे अपलोड हुए हैं वो सारे आप प्राप्त कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण सूचनाएं भी आपको रेगुलर इंटरवल पर प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, तो वो सब वहाँ से प्राप्त कर लीजिए। अब देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडेओ स्टार्टलिंग एलिगेशन। स्टार्टलिंग का मतलब लिख लीजिए सरप्राइजिंग, आश्चर्यजनक। इसे आप एस्टोनिशिंग भी कह सकते हैं। एस्टोनिशिंग मतलब आश्चर्यजनक। एलिगेशंस पढ़ाई हमने अभी, आरोप, चार्ज या एक्यूजेशन। स्टार्टलिंग एडजेक्टिव होगा, और जब ING लगकर एडजेक्टिव आता है तो उसे आप कहा करो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडेओ का जो आश्चर्यजनक तरीके से आरोप है, टाइंग द किलिंग। टाइंग मतलब बाइंडिंग, कनेक्टिंग, इसका मतलब जोड़ना है। कनेक्टिंग कह दो या बाइंडिंग कह दो। द किलिंग ऑफ कैनेडियन खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर इन जून। कनाडा के खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर जो है, जिनको जून में मार दिया गया था, इस चीज को जोड़ते हुए किससे जोड़ा है? जोड़ा है इससे, लिंक किया है इससे। एजेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट से जोड़ा है कि इन्होंने मारा है इस हरदीप सिंह निज्जर को। मार्क्स अ न्यू लॉ। अब ये जो एलिगेशन है, इस एलिगेशन की वर्ब यहाँ आ रखी है मार्क्स, ये चिन्हित करता है, बताता है अ न्यू लॉ, एक नया निम्नतम स्तर। किसमें? उनके अनरेवलिंग टाइज में। उनके किनके? भारत और कनाडा के अनरेवलिंग टाइज का मतलब क्या है? अनरेवलिंग का मतलब होता है जो, देखो अनरेवल जो है वो सुलझाने को बोलते हैं। सॉल्व कह सकते हो, रिजॉल्व कह सकते हो। ये मैं बता रहा हूँ किसके मीनिंग? अनरेवल के। ये तो अनरेवलिंग है, ये तो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन है तो खैर वर्ब ही इसके अंदर। वर्ब के साथ ही तो ING लगाया है, तो इसका मतलब लिखेंगे आप अनरेवल मतलब सोल्व या रिजॉल्व। एक और इसका मतलब होता है डिसएंटेंगल भी होता है। कोई चीज़ उलझी हुई है तो उसके लिए हम डिसएंटेंगल ये भी कह सकते हैं। ठीक है, ये होता है क्या? मतलब जो उलझी हुई चीज़ है सुलझाना, सुलझाने को क्या बोलते हैं? डिसएंटेंगल कह देंगे, अनटेंगल, ये सब चीज़ें इसका मतलब होता है। अब ये समझिए, रिपीट कर रहा हूँ। कनाडा के प्रधानमंत्री जिनका नाम जस्टिन ट्रूडेओ है, उनका जो आश्चर्यजनक तरीके से आरोप है, ठीक है, वो आरोप सीधा आ जाओ यहाँ पे, ये चिन्हित करता है कि ये आरोप लगा है, तो इसका मतलब उनके जो सुलझते हुए रिश्ते हैं उनमें ये एक नया निम्न स्तर आ गया है। ठीक है, एक नया लो यहाँ पे आ गया है। बीच में क्या दिया इन्होंने? आरोप क्या लगाया? इन्होंने आरोप लगाया कि ये जो इस व्यक्ति की हत्या हुई है, इसको जोड़ा है किससे? कि भारत सरकार के एजेंट्स ने इसको मार दिया है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है,
आगे बढ़िए। मिस्टर ट्रूडेयोज एक्यूजेशन, मिस्टर ट्रूडेयो का जो आरोप है, अब क्या आरोप लगा है वो डैश लगा के बताया। ही सेड, ये आ गया ट्रूडेयो के लिए प्रोनाउन, ये इसकी वर्ब। इन्होंने कहा कि एविडेंस हैड बीन शेयर्ड विद, कि जो सबूत है, साक्ष्य है, उनको शेयर किया गया है, साझा किया गया है भारत के साथ। एंड ऑल्सो रेज्ड इन अ बायलिटरल मीटिंग, और इन्हीं सबूतों को रेज किया गया था, उठाया गया था बायलिटरल मीटिंग, मतलब द्विपक्षीय मीटिंग में। द्विपक्षीय मीटिंग किसके साथ हुई? प्रधानमंत्री मोदी के साथ, पिछले वीकेंड की बात है। हैज सेट ऑफ ए चैन ऑफ इवेंट्स, तो एक्यूजेशन देखो यहाँ से यहाँ तक की बात को छोड़ दें अगर हम, तो सेंटेंस इतना सा था, मिस्टर ट्रूडेयोज एक्यूजेशन, इसकी वर्ब है हैज सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब है बिगिन या स्टार्ट, शुरू कर देना, बिगिन करना या स्टार्ट करना। तो मिस्टर ट्रूडेयो का जो आरोप है, उस आरोप ने शुरू कर दिया है क्या? अ चैन ऑफ इवेंट्स, एक श्रृंखला, किसकी? घटनाओं की, घटनाओं की श्रृंखला इससे स्टार्ट हो गई है, ये इसका मतलब है। बीच में क्या कहा है? उसने कहा, किसने? ट्रूडेयो ने कहा क्या? एविडेंस। एविडेंस हमेशा याद रखना कि अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ एस और ईएस नहीं जोड़ते हैं, एविडेंसेस कभी नहीं होता है, और इसके साथ आने वाली क्रिया होती है वो हमेशा ही सिंगुलर होती है। तो इन्होंने कहा कि एविडेंस है। अब ये एविडेंस वैसे तो ऑब्जेक्ट था, लेकिन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में दे रखा है आपको। तो एविडेंस की वर्ब है हैड बीन शेयर्ड, एविडेंस शेयर किया गया, शेयर के साथ विद लगता है, किसके साथ? भारत के साथ, और साथ में उठाया गया। अब यहाँ पे भी समझ लेना, कल भी मैंने बताया था ऐसा ही पॉइंट, ये हैड बीन रेज्ड है, हैड बीन को रिपीट नहीं किया है इसने, क्योंकि ये अंडरस्टूड है, समझ में आ रहा है कि हैड बीन तो दे ही रखा है, रिपीट करने की जरूरत कहाँ है, जब सेम ही चीज़ है तो कॉमन निकाल लिया इसको। तो हैड ऑल्सो बीन रेज्ड, ये इसका मतलब है, ठीक है। बाइलेटरल होता है वो द्विपक्षीय होता है, यहाँ जो रूट वर्ड है वो लेटरल काम करता है, लेटरल का मतलब होता है साइड, और बी आई दे रखा है, इसका मतलब होता है टू, तो द्विपक्षीय, समझ रहे हो? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये बात मैंने काफी बार बताई है कि प्राइम मिनिस्टर से पहले द तब नहीं आएगा जब उस व्यक्ति का नाम उसमें दे रखा होगा। तो नरेंद्र मोदी नाम जोड़ रखा है तो द नहीं लगेगा, अगर नाम नहीं होता तो यहां पे द प्राइम मिनिस्टर जरूर से मिलता आपको, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए। आफ्टर कैनेडा एक्सपेल्ड, एक्सपेल का मतलब लिखो, एक्सपेल जो होता है इसका मतलब होता है आउस्ट, या होता है एग्जाइल, या होता है एविक्ट, मतलब निकालना, बाहर निकालना। तो कनाडा ने जब निकाल दिया एक सीनियर इंडियन डिप्लोमेट को, सीनियर मतलब वरिष्ठ, इंडियन मतलब भारतीय, डिप्लोमेट मतलब एक राजनयिक, तो जब कनाडा ने एक वरिष्ठ भारतीय डिप्लोमेट को बाहर निकाल दिया, इंडिया समन्ड द कैनेडियन हाई कमिश्नर, तो भारत ने, समन का मतलब तलब किया, बुलाया, किसको? कनाडा के हाई कमिश्नर उच्चायुक्त को, एंड एक्सपेल्ड और निकाल दिया, किसको? कनाडाज स्टेशन चीफ, कनाडा के स्टेशन चीफ को, किस लिए? कि इसने इंटेलिजेंस की है। फॉर इंटेलिजेंस का मतलब हो गया कि खुफिया जानकारी इसने शेयर की है, इंटेलिजेंस का मतलब होता है खुफिया, ठीक है। ऑन ट्यूसडे, ये कब की घटना है? ट्यूसडे की घटना है, ऑन लग रहा है ट्यूसडे से पहले, क्योंकि हम पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं। जब आप पर्टिकुलरली किसी डे और डेट की बात करते हो तो वहां पे ऑन लगता है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, काफी बार रिपीट हो चुका है। तो कनाडा की वर्ब तो हो गई साहब एक्सपेल्ड। आफ्टर यहाँ पे प्रेपोजिशन मानिए, वैसे तो खैर कंजंक्शन है यहाँ पे ये, लेकिन इस घटना के बाद ऐसा हुआ ये बता रहा है तो इसलिए इसको माने प्रेपोजिशन। फिर कह रहा है इंडिया समंड, इंडिया की वर्ब जो है वो क्या है? समंड है, ठीक है। तो जब कनाडा ने भारतीय एक राजनयिक को बाहर कर दिया था, तो भारत ने तलब किया कनाडा के हाई कमिश्नर को, और क्या किया? वहां के जो स्टेशन चीफ है उसको हटा दिया, बाहर निकाल दिया, किस लिए? इंटेलिजेंस के लिए, ऑन ट्यूसडे को। आगे देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया पार्टनर्स विद कनाडा, तो जो ये दो देश हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में देखिए द लगा रखा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पहले द नहीं है। तो देशों के नाम से पहले वैसे तो हम आर्टिकल लगाते ही नहीं हैं, लेकिन जिस देश के नाम के साथ यूनाइटेड शब्द आप देखते हो, यूनियन देखते हो, रिपब्लिक देखते हो, या कोई एडजेक्टिव देखते हो, ग्रेट, पावरफुल, है ना, इस प्रकार की कोई एडजेक्टिव हो, या फिर कोई यूनाइटेड या यूनियन या रिपब्लिक शब्द हो, तो वहां पे द लगता है। इसी का ही उदाहरण होता है द यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूएई लिखोगे तब भी द लगेगा, आयरिश रिपब्लिक लिखोगे तब भी द लगेगा, ठीक है। और एडजेक्टिव आ जाए द ग्रेट इंडिया, द पावरफुल अमेरिका, तब भी द लगेगा। तो कह रहा है कि द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया, ये जो दो देश हैं जो साझेदार हैं, किसके साथ? कनाडा के साथ। किसमें? इसमें। अब ये नाम है 5 आइज में, इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट। और ये 5 आइज है क्या? ये खुफिया जानकारी को शेयर करने का एक अग्रीमेंट है।
खुफिया जानकारी को शेयर करने के लिए एक समझौता हो रखा है इनके बीच में। ये पार्टनर्स हैं इन दोनों देश कनाडा के साथ में। इन दोनों देशों ने क्या किया, इन दोनों देशों की वर्ब है हैव एक्सप्रेस्ड। इन्होंने जाहिर की है क्या, डीप कंसर्न्स, गहरी चिंताएं, किसको लेकर, इस मुद्दे को लेकर। ओवर यहां प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है इसके संबंध में। इश्यू जो है वो कौन सा इश्यू है, ये निज्जर की हत्या के बाद जब इन्होंने आरोप लगाया है ये मुद्दा है, तो यहां पे इश्यू निश्चित हो गया तो द का प्रयोग है। ठीक है, डीप कंसर्न्स में डीप एडजेक्टिव है, कंसर्न्स नाउन है। कंसर्न्स का मतलब चिंताएं होती हैं। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे कह रहा था एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हैज आल्सो अक्यूज्ड कैनेडियन डिप्लोमेट्स ऑफ एंटी इंडिया एक्टिविस्ट। विदेश मंत्रालय, ये होता है विदेश मंत्रालय, इसकी वर्ब है हैज अक्यूज्ड। ऑल्सो जो है वो मैन वर्ब के पहले आता है, तो ये मैन वर्ब से पहले। तो इसने भी आरोप लगाया है किस पर, भारतीय डिप्लोमेट्स पर। ठीक है, सॉरी कैनेडियन डिप्लोमेट्स पर। किस चीज का आरोप लगाया है, तो एक काम की बात और समझ लो, अक्यूज्ड के साथ ओव लगेगा। तो दो चीजें सिखा देता हूं यहां पे, हम आपको लिख लेना। अक्यूज्ड के साथ तो लगता है ओ, और चार्ज्ड के साथ लगता है विद। अक्यूज्ड के साथ तो लगता है ओ, और चार्ज्ड के साथ क्या लगता है, विद। ठीक है, तो विदेश मंत्रालय ने भी दोषी ठहराया है, आरोप लगाया है कनाडा के डिप्लोमेट्स, राजनयिकों पर कि इन्होंने एंटी इंडिया एक्टिविटी चलाई हैं, भारत विरोधी अभियान चलाए हैं। इंडिकेटिंग दैट, ये संकेत देते हुए कि इसे कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। बीच में जब आईएनजी रूप लेता हुई कोई क्रिया आती है और जिसका मतलब कोई भी एक्शन को कंटिन्यू करना है तो उसको कहिए प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या संकेत देते हुए कि दैट मोर डिप्लोमेट्स में बी अंडर स्क्रूटिनी, की और ज्यादा डिप्लोमेट्स जो हैं वो हो सकते हैं किसमें, जांच के अधीन। स्क्रूटिनी का मतलब होता है जांच, सूक्ष्म जांच पड़ताल, बहुत ही डीप स्तर की कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, एग्जामिनेशन होता है, उसको बोलते हैं हम स्क्रूटिनी। फिर समझना, विदेश मंत्रालय ने भी आरोप लगाए हैं कनाडा के डिप्लोमेट्स पर। किसका आरोप है कि एंटी इंडिया एक्टिविटी जिन्होंने चलाई है, ये संकेत देते हुए कि और डिप्लोमेट्स भी क्या हो सकते हैं, जांच के अधीन आ सकते हैं। वाइल द कैनेडियन गवर्नमेंट, अब वाइल जो है वो यहां कंजंक्शन है, जबकि जो कनाडा की सरकार है वो उन्होंने बोला है, ये इसकी वर्ब हो गई, प्रेजेंट परफेक्ट है हैज के साथ थर्ड फॉर्म। किस बारे में, वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ। वायलेशन का मतलब होता है ब्रीच करना, मतलब उल्लंघन होना। ठीक है, इन्फ्रिंजमेंट जिसको बोल सकते हैं आप, इन्फ्रिंजमेंट, उल्लंघन। तो इस सरकार ने बात करी है किस बारे में, कि अंतर्राष्ट्रीय रूल ऑफ लॉ जो है, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उसका उल्लंघन हुआ है। और किसका उल्लंघन हुआ है, कनाडा की सॉवर्निटी का। सॉवर्निटी की स्पेलिंग याद रखना, एक तो SOVER, सोवर, EIGNTY। ठीक है, EIGNTY। अगर आपको 80 की स्पेलिंग याद है, अगर आपको 80 की स्पेलिंग याद है तो EIGHTY होता है। आपको इतना सा काम करना है कि इस H के स्थान पर N रख देना है, इस H के स्थान पर रख दो N। EIGNTY, इधर क्या था, SOVER, तो सॉवर्निटी हो जाएगा SOVER EIGNTY। H के स्थान पर N, इतना सा ध्यान रखें। इस ट्रिक से सॉवर्निटी की स्पेलिंग याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब संप्रभुता होती है, संप्रभुता मतलब सुप्रीमेसी होती है, सुप्रीमेसी मतलब डोमिनेंस होता है। डोमिनेंस का मतलब किसी कंट्री के पास एक ऐसा अधिकार हो कि वो अपने सरकार को चला सकती है, उस पर कंट्रोल कर सकती है। तो कंट्री के उस पावर को हम बोलते हैं क्या, संप्रभुता, सॉवर्निटी। ठीक है, और यहां पे आरोप लगाया है किस बात का, कनाडा सरकार ने कहा है वायलेशन के बारे में कि इंटरनेशनल रूल का लॉ जो है उसका उल्लंघन हुआ है, साथ में कनाडा की सॉवर्निटी का उल्लंघन हुआ है। ठीक है, यहाँ तक की अगर बातें करें, सब्जेक्ट वर्ब निकालें तो देखो, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की वर्ब तो है हैज अक्यूज्ड, ऑल्सो हो गया एडवर्ब। कैनेडियन डिप्लोमेट्स इसका ऑब्जेक्ट है, ये ऑव लग रहा है इस अक्यूज्ड के साथ में, और किसका आरोप है, तो ये एंटी इंडिया एक्टिविटी जो है वो इस ऑव का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इससे आगे बात करें तो इंडिकेटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल रहा, दैट यहाँ कंजंक्शन हुआ, मोर डिप्लोमेट सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब हो गई मे बी, मे हेल्पिंग वर्ब है, ये बी मैन वर्ब है। अंडर स्क्रूटिनी में एंड अंडर प्रेपोजिशन है, स्क्रूटिनी इसका ऑब्जेक्ट है, नाउन है। फिर वाइल है वो कंजंक्शन है, द डिटर्मिनर है। कैनेडियन गवर्नमेंट में कैनेडियन जो है वो एडजेक्टिव है, जैसे इंडियन होता है वैसे कैनेडियन है, गवर्नमेंट है वो नाउन है। हैज स्पोकन में हैज हेल्पिंग वर्ब, स्पोकन मैन वर्ब। अबाउट हो गया प्रेपोजिशन, द हो गया डिटर्मिनर, वायलेशन जो है वो हो गया नाउन। और वायलेशन को वैसे भी आप नाउन कह सकते हैं क्योंकि इसका एंड आप देख सकते हैं TION से हो रखा है। ऑफ द इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ जो है ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ। द है वो डिटर्मिनर है, एंड है वो कंजंक्शन है, इसके बाद में ओ प्रेपोजिशन है, और कैनेडियन सॉवर्निटी है वो इसका ऑब्जेक्ट है, जिसमें कैनेडियन हो गया एडजेक्टिव, सॉवर्निटी हो गई नाउन। ठीक है, इससे आगे बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। कह रहा है विच कुड इन्वोक, अब ये क्या कर सकता है,
अब ये कनाडा की सरकार ने कुछ बोला, भारत की सरकार ने कुछ बोला, तो ये जो चीज़ हुई है ना, ये हो सकता है, कुड बताता है पॉसिबिलिटी, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी बताने के लिए आ सकता है, या पास्ट की एबिलिटी, कैपेबिलिटी, पावर या कैपेसिटी को बताने के लिए आ सकता है। भूतकाल की कोई योग्यता है, क्षमता है, शक्ति है, इसको बताने के लिए भी कुड लगता है, और प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी कुड लगता है। तो ये बता रहा है प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी। इन्वोक का मतलब यहाँ पे लिखिए क्रिएट या कोज या जनरेट, मतलब उत्पन्न करना, पैदा करना, ये इसका मतलब है। तो ये क्या कर सकता है, ये और एरिया जो है कन्फ्रंटेशन के उसको शुरू कर सकता है। कन्फ्रंटेशन का मतलब है मुठभेड़, आमना सामना, इसको आप कह सकते हो इंग्लिश में फेस ऑफ। क्या कह सकते हो, फेस ऑफ, मुकाबला, आमना सामना। तो ये जो चीजें हुई है, कनाडा ने कुछ बोला, भारत ने कुछ बोला, ये चीज क्या कर सकती है, और क्षेत्र जो है कन्फ्रंटेशन के उसको भी पैदा कर सकती है, और क्षेत्रों में भी इन दोनों देशों का टकराव हो सकता है। गिवन द सपोर्ट, अब ये गिवन जो है प्रेपोजिशन है, याद रखिएगा। गिवन का मतलब है एस, इसको देखते हुए, कंसीडरिंग कह सकते हो, प्रेपोजिशन है। गिवन द सपोर्ट मिस्टर ट्रूडेau रिसीव्ड फ्रॉम हिज पॉलिटिकल राइवल्स, तो कह रहा है इसको देखते हुए कि जो सपोर्ट मिस्टर ट्रूडेau को हासिल हुआ है अपने राजनीतिक विपक्ष से, विरोधियों से, पार्लियामेंट में, रिमार्क्स, ये यहां पे क्या करता है, देखो समझो इस चीज को। सपोर्ट मिस्टर ट्रूडेau है, इसकी वर्ब तो है रिसीव्ड, और ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है, द सपोर्ट मिस्टर ट्रूडेau रिसीव्ड फ्रॉम हिज पॉलिटिकल राइवल्स इन पार्लियामेंट, इस सपोर्ट की वर्ब है रिमार्क्स, टिप्पणी करना। तो इस सपोर्ट को देखते हुए कि मिस्टर ट्रूडेau को जो सपोर्ट हासिल हुआ है राजनीतिक विरोधियों से अपने पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता जब जब पार्लियामेंट के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन आपको जब दे दिया जाए कि पार्लियामेंट कहाँ की है, स्पेसिफिक यूज इसका किया जाए, तो फिर आप द लगाएंगे पार्लियामेंट से पहले। मैं कहूँ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो द लगाना है। सीधा आप कहोगे पार्लियामेंट, तो उससे पहले आर्टिकल नहीं लगाना है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट सीधा दे रखा है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्रिटिकल ऑफ का मतलब हो गया आलोचना करी है, क्रिटिसाइज किया है। तो ये जो सपोर्ट है, ये यहाँ पे जो मिला है ट्रूडेau को, प्रधानमंत्री को, ये आलोचनात्मक है, मतलब भारत की इसमें आलोचना है बाय लीडर्स, किस नेताओं से, जैसे कि सच एज का प्रयोग हम करते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, सच एज हम वहां लगाते हैं जहां पर आपको एग्जाम्पल देने हो। तो विपक्षी पार्टी का नेता है पियरे पोइलीवर, ये पोइलीवर और एक है जगमीत सिंह, ये दो राइवल्स हैं, ये जो विपक्ष के लीडर्स हैं, इनका भी सपोर्ट हासिल हुआ है, और ये सपोर्ट जो है रिमार्क्स क्रिटिकल ऑफ इंडिया है ना, तो मतलब ये जो रिमार्क्स हैं वो क्रिटिकल हैं, भारत के लिए आलोचनात्मक हैं। फिर कह रहा है इट इज ऑल्सो लाइकली, लाइकली का मतलब है पॉसिबल, ये भी संभव है। याद रखो ऑल्सो एडवर्ब होता है, ऑल्सो जब इज एम आर वॉज वर्ब के बाद मतलब साथ आता है तो बाद में ही आएगा, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पे इज के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं, मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो आपको दो चीज़ें मिलती, या तो थर्ड फॉर्म मिलती पैसिव वॉइस होने पर, या आईएनजी मिलता एक्टिव वॉइस होने पर, लेकिन आप देख रहे हैं ना तो थर्ड फॉर्म ना आईएनजी। इसका मतलब ये क्या है, ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। कह रहा है कि ये भी संभव है कि दैट द चिल, चिल का मतलब है अनप्लीजेंट सिचुएशन, ये जो एक अनप्लीजेंट सिचुएशन बन रखी है। वैसे तो चिल का मतलब ठंड होता है, लेकिन यहाँ पे चिल जो है वो नाउन है, क्योंकि दैट डिटर्मिनर है, तो इसको कहोगे नाउन। तो ये है अनप्लीजेंट सिचुएशन। विल आउटलास्ट, आउटलास्ट का मतलब है आउटलिव, लिव आफ्टर, ज्यादा टिकना, इसका मतलब है लॉन्गर देन, लिव लॉन्गर देन, ठीक है, ज्यादा टिकना। तो कह रहा है ये संभव है कि ये जो अनप्लीजेंट सिचुएशन है वो इस सरकार से भी आगे तक, मतलब ये सरकार जो है इससे आगे तक जाएगी। समझ में आ रही बात, समझना क्या कहना चाह रहा है। इस चीज को देखते हुए कि मिस्टर ट्रूडेau को सपोर्ट मिला है, किसका, पॉलिटिकल राइवल्स का। पॉलिटिकल राइवल्स के नाम बता रखे हैं, पियरे पोइलीवर और जगमीत सिंह, इनका सपोर्ट मिला है, इन्होंने भारत की निंदा की है। इसका मतलब समझ लो कि यहां संभावना बन रही है कि मान लो ट्रूडेau अगले बार नहीं भी आते प्रधानमंत्री बनके, तो विपक्षी पार्टी आएगी, विपक्षी पार्टी आएगी तब भी भारत के खिलाफ आलोचनाओं का दौर जारी रहेगा। इसीलिए कहा है कि आउटलास्ट करेगा। इफ वोटेड डाउन इन इलेक्शन ड्यू इन 2025, यदि वोट आउट का मतलब है वोट देकर अपदस्थ करना, वोट देकर सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देना। इलेक्शंस ड्यू, ड्यू मतलब बकाया है, तो वो इलेक्शन जो होने हैं बाकी हैं, अभी 2025 में होंगे कनाडा में इलेक्शन। अगर इन इलेक्शंस में
अगर इस सरकार को हटा भी दिया जाए, इनको वोट कम भी प्राप्त होते हैं, तो फिर विपक्ष जब सत्ता में आएगा तब भी भारत यहाँ पे आलोचनाओं को सहेगा इस चीज को लेकर, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर कह रहे हैं अनलाइक विद पाकिस्तान। अनलाइक का मतलब होता है के विपरीत, प्रेपोजिशन है ये, इसका मतलब है के विपरीत। तो देखो पाकिस्तान के साथ जैसा होता है उसके उल्टा। पाकिस्तान में क्या होता है, वेयर लगा के बताया, जहां, ये आपका रिलेटिव एडवर्ब है, प्लेस के लिए आ रहा है, जहां ऐसे आरोप, सच एलिगेशन, सच का मतलब ऐसे, एलिगेशंस आरोप, सच के बाद नाउन है, प्लूरल आती है, अगर काउंटेबल हो तो, कल भी डिस्कस किया था हमने इस बात को, अगर सिंगुलर हो और काउंटेबल हो तो उससे पहले ए या एन लगाते हैं, दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे पाकिस्तान के साथ होता है उसके उल्टा, पाकिस्तान में क्या होता है कि ऐसे आरोप। नेम कॉलिंग का मतलब होता है अब्यूजिव लैंग्वेज, गालियां, अब्यूजिव लैंग्वेज, जहां ऐसे आरोप और गालियों का प्रयोग, एंड पब्लिक कन्फ्रंटेशन, लोगों का मुठभेड़, लोगों का आमना सामना, लोगों का टकराव, ये सब चीजें जो हैं वो क्या बन चुकी हैं, रूटीन, दिनचर्या बन चुकी है। ठीक है, हैव बिकम प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, जैसे कम केम कम होता है वैसे बिकम बिकेम बिकम होता है, तो थर्ड फॉर्म है, रूटीन बन चुका है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। रिपीट कर रहा हूं, वैसे तो ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि बी का तो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कहिए इसको, पूरक है इसका। तो पाकिस्तान में जैसा होता है, पाकिस्तान में होता क्या है कि वहां ऐसे आरोप, अब्यूजिव लैंग्वेज और पब्लिक कन्फ्रंटेशन आम रूटीन हो चुका है। उसके विपरीत इट इज वर्थ रिमेंबरिंग, वर्थ के साथ जब भी तुम क्रिया देखो तो आईएनजी रूप में मिलनी चाहिए, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वर्थ के साथ जब भी वर्ब लगाओ आईएनजी लगना चाहिए। तो ये बात याद रखने योग्य है। क्या, दैट हो गया कंजंक्शन की। कनाडा इज अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न नाटो अलायंस, तो कनाडा जो है वो पश्चिमी नाटो अलायंस जो है उसका हिस्सा है। एंड होम टू इंडियंस, और भारतीयों का घर है। एंड इंडियन ओरिजिन कैनेडियंस, और भारतीय मूल के जो कनाडा वासी हैं उनका घर है। एंड द इम्पैक्ट ऑफ द रप्चर, और इस दरार का जो असर है, रप्चर का मतलब लिख लो फिशर, या इसे आप कहोगे रिफ्ट, दरार। इस दरार का जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट की वर्ब है विल बी फेल्ट, इसको महसूस किया जाएगा, वाइडर मतलब बड़े लेवल पर, वृहद स्तर पर। तो ये पाकिस्तान में तो आम घटना है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। तो कह रहा है कि ये बात याद रखने योग्य है, ये बात याद रखनी चाहिए कि कनाडा की वर्ब इज है, कि कनाडा जो है वो पार्ट है वेस्टर्न नाटो अलायंस का, अलायंस गठबंधन होता है ना, गुट होता है, और घर है किसका, भारतीयों का, और भारतीय मूल के कनाडा वासियों का। और इसका जो असर है, किसका असर, रप्चर का, इस फिशर का, इस दरार का। अब आप पूछ सकते हैं कि यहाँ द कैसे आ गया, तो आपको समझ में आ गया कि भारत और कनाडा जो आमने सामने हो रखे हैं इन दिनों में एक मुद्दे को लेकर, इसलिए द लग रहा है, तो ये दरार है, इसका असर। यहाँ द क्यों आ गया, क्योंकि इम्पैक्ट से पूछो कौन सा इम्पैक्ट, तो आपको आंसर आएगा, इम्पैक्ट आगे दे रखा है, इसका इम्पैक्ट निश्चित है, द लग गया। तो इसका असर जो है विल बी फेल्ट, पैसिव है। फील की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। फील फर्स्ट फॉर्म होती है, फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट होती है, फील, फिर होती है सेकंड फॉर्म फेल्ट, और फिर थर्ड फॉर्म फेल्ट। तो महसूस किया जाएगा, वाइडर, वाइड की डिग्री कंपैरेटिव है, बड़े स्तर पर, व्यापक लेवल पर। ये था आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।